रूस पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका था। उसके देश में इस्तेमाल होने वाली सामान 99% उसी ही के देश में तैयार हो रहे थे। रूस को देश के बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। रूस में बाहर से कोई सामान तो नहीं आ पाया, लेकिन रूस में क्रांति रूस के बाहर से ही आई। बैंकर्स का खून खोलने के लिए इतनी ही चीज़ें काफ़ी थी। रूस के अंदर आज के अज़रबैजान में तेल का कुआं मिल गया और तेल का उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा होने लगा था। ये देखते ही बैंकर्स, खासकर रोथशिल्ड ने रूस पर युद्ध छिड़वा दिया। लोगों को पैसे पहुंचाकर रूस की सत्ता के विरुद्ध खड़ा किया गया। रोथशिल्ड को ये डर लग रहा था कि अगर रूस को रोका ना गया तो रूस इतना ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया से उनके बैंकिंग साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक देगा। बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने यह गुप्त योजना रूस के राजा जार के साथ साझा की तो उसने इसका समर्थन नहीं किया और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया। इससे बैंकर्स की नज़र में वो खटकने लगा। फरवरी 1917 में रूस में एक जन विद्रोह हुआ और क्रांति हो गई। यह क्रांति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी, परंतु बैंकर्स ने लेनिन और ट्रोट्स्की को क्रांति के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता की, जिसके बाद नवंबर में खूनी क्रांति के माध्यम से बैंकर्स के एजेंट सत्ता में आ गए। क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजिन लियोन्स ने लिखा है, लेनिन, ट्रोट्स्की और उनके साथियों ने राजशाही को उन्हीं नहीं उखाड़ फेंका, उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका, जिसे मार्च 1917 में हुई एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया था। दरअसल रूस में 2 क्रांतियां हुई थी। पहली को कहा जाता है फरवरी क्रांति, जिसमें अलेक्जेंडर केरेस्की के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से रूस की सत्ता जार के पास से समाजवादियों के पास हस्तांतरित हुई थी। इस क्रांति का उद्देश्य रूस की राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव लाना था। दूसरी क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यह एक खूनी क्रांति थी, जिसके अंदर व्लादिमीर लेनिन ने लियोन ट्रोट्स्की और उसके 300 सहायक, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से ही ट्रोट्स्की के साथ आए थे, की मदद से ये अलेक्जेंडर केरेस्की को सत्ता से बाहर फेंक दिया। ट्रोट्स्की एक बोल्शेविक क्रांतिकारी था, जो कि 1916 में फ्रांस से निकाले जाने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाकर रहने लगा था, जिसके बाद फिर 1917 में ट्रोट्स्की को वॉल स्ट्रीट के एक खिलाड़ी जेकब स्किफ कोहन एंड लोएब कंपनी का मालिक था, जो जेकब से एक बड़ी वित्तीय सहायता मिली, जिसके बाद फिर अपने समर्थकों के साथ रूस आ गया। जल्द ही ट्रोट्स्की के साथ न्यूयॉर्क से आए उसके समर्थकों ने रूसी नाम अपना लिए और कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा हिस्सा इन समर्थकों से भर गया। रूस में दूसरी क्रांति करवाना इतना ज़रूरी क्यों था, पर इस पर द क्रिएचर फ्रॉम द जेकाइल आइलैंड किताब में एड ग्रिफिन बताते हैं कि ट्रोट्स्की और बोल्शेविक पार्टी को अमेरिका की सबसे बड़ी वित्तीय और राजनीतिक ताकतों से समर्थन मिला था। सहायता करने वाले ही वो लोग थे जो कि पूंजीवादी थे। लेनिन कहा करता था कि हमें पेशेवर क्रांतिकारियों का एक संगठन दे दो और हम उस रूस को ऊपर से नीचे तक हिला देंगे। सत्ता में आते ही लेनिन पहले जिन बातों का विरोध किया करता था, उसने वही सब करना शुरू कर दिया, जैसे राजनीतिक लोगों को कैदी बना लेना, बिना किसी औपचारिक आरोप के और बिना किसी मुकदमे के किसी को भी दोषी करार देना, जिन विचारों पर सत्ता की असहमति हो उन विचारों को बर्बर तरीके से दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपराधों के लिए मृत्युदंड निश्चित कर देना। क्रांति की वजह लेकिन द्वारा इससे 6 करोड़ 60
60 लाख लोग हत्या और भूख के कारण मारे गए थे। लेनिन और ट्रोट्स्की ने रूस को कम्युनिस्ट पार्टी नाम के एक छोटे से ताकतवर समूह के हाथ में ही रखा जो कि रूसी ना होकर विदेशी थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने रूसी वाणिज्य को मुक्त व्यापार के लिए खुला रखा और बैंकिंग प्रणाली को निजी हेरफेर के लिए खुला छोड़ दिया। 1917 में देश की बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस प्रणाली को पैसे बिना अर्थव्यवस्था के कम्युनिस्ट विचार के विरुद्ध जाकर 1920 में भंग कर दिया गया, जिसके बारे में एडवर्ड ग्रिफिन अपनी पुस्तक द क्रिएचर फ्रॉम जेकल आइलैंड में लिखते हैं। 1922 में सोवियत संघ ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बैंक का गठन किया। इसका स्वामित्व कम्युनिस्ट सिद्धांत के अनुसार राज्य का नहीं था, बल्कि यह निजी बैंकरों के एक गिरोह द्वारा संचालित था। इनमें न केवल जार के पूर्व बैंकर थे, बल्कि स्वीडिश, जर्मन और अमेरिकी बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। विदेशी पूंजी का हिस्सा अधिकांश इंग्लैंड और ब्रिटिश सरकार से आया था। नए बैंक के विदेश प्रभाग के निदेशक के रूप में मैक्स को नियुक्त किया गया, जो कि उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी का उपाध्यक्ष भी था। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद सोवियत सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के व्यापारियों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए। जल्द ही अमेरिका, ब्रिटिश और जर्मन भेड़ियों को नई सोवियत सरकार के द्वारा मुनाफा कमाने का मौका मिल गया। वॉल स्ट्रीट एंड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन किताब के लेखक एंटनी सटन ने राज्य विभाग के दस्तावेज और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों के निजी कागजों के आधार पर अपनी किताब में वॉल स्ट्रीट के बैंकरों और मार्क्स के समाजवाद के बीच के घनिष्ठ संबंध के बारे में लिखा है। वे बताते हैं कि जेपी मॉर्गन की गारंटी ट्रस्ट कंपनी, जॉन डी रॉकफेलर का चेज नेशनल बैंक, जेकब्स की कोहन एंड लोएब कंपनी और स्वीडिश बैंक की कंपनी ओल्फ अशबर्ग की वित्तीय मदद के बिना बोल्शेविक क्रांति नहीं हो पाती। इस क्रांति को फाइनेंस करने में मैक्सिम लिटिनोव ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। लिटिनोव ने एक क्रांतिकारी का नाटक करके रूसी राजशाही को खत्म कर दिया और रूस को अंतर्राष्ट्रीय बैंकरों के हाथ में सौंप दिया। दरअसल लिटिनोव के क्रांतिकारी करियर की शुरुआत 1898 में हुई थी। साल 1903 में उसको रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में आने वाली विदेशी निवेश के प्रबंध की जिम्मेदारी दी गई। इस विदेशी निवेश से अखबार छापे जाते थे और हथियार भी खरीदे जाते थे। इसके बाद लिटिनोव को पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसकी अवमानना खुद लेनिन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लिटिनोव रोथशिल्ड का प्रतिनिधि था, इसलिए वह पार्टी में लेनिन से भी ऊपर का ओहदा रखता था। असलियत में लिटिनोव कभी कोई क्रांतिकारी था ही नहीं। उसने तो बस साम्यवाद का चोला ओढ़कर अपने मालिकों के कार्यों को आगे बढ़ाया। साल 1908 में 8 से लेकर 1918 तक लिटिनोव लंदन में ही रह रहा था, लेकिन फिर 1918 में उसे रूस आना पड़ा और यहाँ उसका सबसे पहला काम स्वीडन से भाप वाले इंजन खरीदने के बहाने रूस का सोना स्कैंडिनेविया के रास्ते रूस से बाहर ले जाना था। इससे रूस के सोने का 1/4 हिस्सा स्वीडन चला गया। लिटिनोव खुद कहता है, कई 100 करोड़ रूबल का सोना मेरे हाथों से होते हुए विदेश में बेचा गया है। मैंने इस सोने का अधिकांश हिस्सा सीधे या विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से बड़ी फ्रांसीसी कंपनियों को बेच दिया, जिन्होंने इस सोने को फ्रांस या स्विट्जरलैंड में फिर से पिघलाया और अंत में यह सोना अपनी मंजिल अमेरिकन रिजर्व बैंक के पास चला गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो लिटिनोव बैंकर्स का एक विश्वस्त एजेंट था और रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य रूस की संपत्ति को खरोच कर
बैंकर्स की तिजोरी बैंकर्स की रूस को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखने की चाल तब विफल हो गई जब 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। लेनिन के बाद रूस का अगला नेता ट्रोट्स्की को बनाना था, लेकिन ट्रोट्स्की का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण स्टालिन ने ताकत अपने हाथ में ले ली। स्टालिन साम्यवाद से ज़्यादा राष्ट्रवादी विचार का था। स्टालिन से बैंकर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसीलिए वह दोबारा रूस पर अपना कब्जा करने के कार्यों में जुट गए और अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत करवा दी।